वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। अब इस वीडियो में हम लोग आगे के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वाली वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखना और ये पार्ट 2 है और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फेयोल रेम्यूनरेशन शुड बी, फेयोल के हिसाब से रेम्यूनरेशन कैसी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? इक्वल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, जस्ट एंड इक्विटेबल, as high as possible for employee satisfaction, based on performance only। तो इसमें जो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे हम पहले वो देखते हैं। एज हाई एज पॉसिबल फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेमुनरेशन देनी चाहिए एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए, भले ही वो इतना काम ना कर रहे हो, इतना एफर्ट्स ना लगा रहे हो और कंपनी की कैपेसिटी भी नहीं है इतनी देने की, तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ओनली, सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस्ड पर ही हमें उन्हें रेमुनेशन देनी चाहिए, ये भी गलत है। इक्वल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ को सेम रेमुनेशन मिलनी चाहिए, भले वो अलग अलग जॉब परफॉर्म कर रहे हो, भले उनको अलग अलग एफर्ट्स और मेहनत लग रही है, किसी को ज़्यादा मेहनत लग रही है, किसी को कम लग रही है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट है, तो फिर भी उन्हें इक्वल रेमुनेशन मिलनी चाहिए नहीं। तो इसका आंसर है जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट मतलब ऐसी रेमुनरेशन देना जो मोरली राइट हो, मतलब जितनी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय पर, जितने वो एफर्ट्स लगा रहा है उतनी उसे रेमुनरेशन मिलनी चाहिए। और इक्विटेबल मतलब इक्वल रेमुनरेशन मिलनी चाहिए सब लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय का काम है टेक्निकल फील्ड में, मतलब उसको टेक्निकल काम करना है, तो वो पर्टिकुलर जॉब जो जो परफॉर्म कर रहा है उन सबको सेम रेमुनरेशन मिलनी चाहिए, लेकिन सबको इतनी मिलनी चाहिए जितने वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितनी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका आंसर है जस्ट एंड इक्विटेबल। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? मैंने मेरी वीडियोस में अच्छे से समझाया है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखो, और फिर जब आप ये एमसीक्यू लगाओगे तो आपको आंसर इजीली समझ आ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? पावर्स को डिवाइड करना और सबके पास राइट होना कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। तो इसके ऑप्शन है, कीपिंग अथॉरिटी ओनली एट द टॉप। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि टॉप लेवल अथॉरिटी के पास ही सारी पावर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। अबेंडनिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन को अबेंडन कर देना। गिविंग ऑल अथॉरिटी टू द सीईओ, सारी जो पावर्स और अथॉरिटी सीईओ को दे देना। तो इसका आंसर क्या है? बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी जो पावर्स है सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है, सिर्फ एक पर्सन के पास होती है, एक अथॉरिटी के पास होती है, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं होती। लेकिन सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन उसका उल्टा है। थर्ड क्वेश्चन है, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज। अब मैंने ये भी अच्छे से समझाया है, तो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? स्केलर चेन, लाइन ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ पावर, चेन ऑफ कमांड। तो इसका आंसर है स्केलर चेन। स्केलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो कि टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो होती है और उसमें सीक्वेंस वाइज कम्युनिकेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इन एन एमरजेंसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बाईपासिंग स्केलर चेन इज अलाउड थ्रू। देखो, स्केलर चेन में जो कम्युनिकेशन होती है वो सीक्वेंस वाइज होती है, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम अगर नीचे से लेके ऊपर तक सीक्वेंस वाइज कम्युनिकेशन फ्लो करेंगे तो वो डिले हो जाएगी, और फिर इमरजेंसी है तो फिर हमें उनको जल्दी भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक टर्म आता है, वो होता है गैंग प्लैंग। गैंग प्लैंग मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली टॉप लेवल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गैंग प्लैंग। Fifth है, the principle of order implies everyone should be in their proper place. Managers must be authoritative. Every worker must follow orders. Only seniors have the right to decide. तो इसका आंसर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ अपनी एक फिक्स्ड प्लेस पर होनी चाहिए
और सिस्टमेटिकली सब कुछ अरेंज होना चाहिए, मशीनरी, टूल्स और सारे जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते हैं उन्हें भी अपना रोल्स पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। तो सब कुछ एक फिक्स्ड प्लेस पे होता है तो हमारा जो प्रोडक्शन का काम है वो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, हमें इधर-उधर सर्च नहीं करना पड़ता है टूल्स को कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी जगह फिक्स्ड है। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और टाइम भी बचता है। तो इसका आंसर क्या है? ए, एवरीवन शुड बी इन देयर प्रॉपर प्लेस। सिक्स्थ, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंश्योर्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब टर्म समझ आ रहा है? इक्वल, सेम रैंक फॉर ऑल एम्प्लॉयज, फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, इक्वल पे फॉर ऑल, पनिशमेंट ऑफ लेजी एम्प्लॉयज ओनली। तो इक्विटी मतलब टर्म समझ आ रहा है? इक्वल, तो फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, सभी वर्कर्स को सेम ट्रीटमेंट मिले, फेयर ट्रीटमेंट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सेवेंथ है फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल सजेस्ट। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म तक कंपनी में स्टेबल रहे, इसकी यहाँ पे बात की गई है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल क्या बोलता है? एम्प्लॉय शुड बी रिप्लेस्ड ईयरली, हर एम्प्लॉय को हर साल रिप्लेस करा जाए। वर्कर शुड बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए, वर्कर्स को शॉर्ट पीरियड के लिए ही रखा जाए, उसके बाद उन्हें निकाल दें। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर फॉर एफिशिएंसी, एम्प्लॉय शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रीक्वेंटली। तो देखो, सारे ऑप्शन में सिर्फ एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए रखने की ही बात करी। सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें बताया गया है कि हमें एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करना चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़े। हमें जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं चाहिए, उनको फायर नहीं करना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए हमें एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज़ जितना चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितना उनका ट्रांसफ़र होते हैं, उसको एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है तो एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर ये हाई हुआ तो एम्प्लॉय बार-बार चेंज किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर है सी। एट्थ है विच प्रिंसिपल एनकरेजेस वर्कर्स टू टेक सेल्फ मोटिवेटेड एक्शन। कौन सा प्रिंसिपल एनकरेज करता है वर्कर्स की वो सेल्फ मोटिवेटेड एक्शन ले, वो एक स्टेप ले, इनोवेशन और नए नए आइडियाज़ सजेस्ट करें। तो इसका आंसर है डी, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल बोलता है कि वर्कर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, न्यू आइडियाज़ और सजेशंस सजेस्ट करने चाहिए कंपनी में, ताकि वो मदद कर सके कंपनी में बेटर परफॉर्मेंस के लिए। नाइन्थ है द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स प्रमोट्स। एस्पिरिट डी कॉप्स क्या प्रमोट्स करता है? देखो, एस्पिरिट डी कॉप्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टीम स्पिरिट। तो ये टीम स्पिरिट एंड यूनिटी को प्रमोट करता है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक टीम की तरह काम करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में सब में यूनिटी होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन। अभी मैंने जो क्वेश्चन आया था डिसेंट्रलाइजेशन का, उसमें बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो ये जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करना, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इन एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ऑल पावर लाइज विथ वन पर्सन, एम्प्लॉयज फील एम्पावर्ड, डिले इन डिसीजंस। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब हम पावर सब में थोड़ा-थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एम्प्लॉइज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एम्प्लॉइज़ को कैसा फ़ील होगा? एम्प्लॉय को एम्पावर्ड फ़ील होगा। तो इसका आंसर है सी, एम्प्लॉइज़ फील एम्पावर्ड। 11th, Fayol stated that employee must be given a reasonable standard of living, constant promotion, complete freedom at work, fixed working hours only। तो फेयोल ने क्या बताया कि एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए? कांस्टेंट प्रमोशन, बार-बार उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम एट वर्क, पूरी तरीके से फ्रीडम दे दिया कि उनको जैसे काम करना वैसे करें, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ओनली, एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स दे दी, उसके बाद उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। इसका आंसर है ए, रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इतनी इनकम दे, इतनी सैलरी दे कि वो अपना जो रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर पाएँ। जो घर होता है, फूड होता है, एजुकेशन होता है, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटी वो अफोर्ड कर पाएँ, इतनी सैलरी कम से कम उन्हें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जनरली फॉलो। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें जनरली
क्या फॉलो होता है? क्या कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है? नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, हाई डिसेंट्रलाइजेशन, हाई सेंट्रलाइजेशन, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका आंसर है हाई डिसेंट्रलाइजेशन। जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हाई होता है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होता है। 13th, what should managers do to build टीम स्पिरिट? टीम स्पिरिट बिल्ड करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? तो ये जिस प्रिंसिपल की बात हो रही है वो एस्पिरिट डी कॉप्स प्रिंसिपल की बात हो रही है। Say we instead of I. Use the word I often encourage internal competition, give orders only through supervisors. हमेशा आई वर्ड यूज़ करना चाहिए कि मेरी वजह से ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, मैंने ही सब किया, या फिर वी यूज़ करना चाहिए कि हम सब के एफर्ट्स की वजह से ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। इंटरनल कंपटीशन को एनकरेज करना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बनाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे का कंपटीशन समझे और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है उसको भूल के वो एक दूसरे से कंपटीशन करें, या फिर ऑर्डर्स थ्री थ्रू सुपरवाइजर, गिव ऑर्डर्स ओनली थ्रू सुपरवाइजर्स। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ए, से वी इंस्टेड ऑफ आई। हमेशा वी वर्ड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई, क्योंकि सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। फोर्थ है इक्विटी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। इक्विटी किस पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए? जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमने उसमें पढ़ा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कल्चर, बैकग्राउंड। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इक्विटी इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन जेंडर। सबको इक्वली ट्रीट किया जाए और उनको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। 15th, द लास्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ। अभी हमने इस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था कुछ क्वेश्चंस में। तो इसमें किस प्रिंसिपल की बात की जा रही है? किस प्रिंसिपल में बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ को सजेशन देना चाहिए, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देने चाहिए? तो इसमें जो प्रिंसिपल की बात करी जा रही है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।